नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोम साम्राज्य, यानी जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम साम्राज्य है। तो ये 11th हिस्ट्री का एक चैप्टर है और याद रखेंगे इसमें हम लोग रोमन साम्राज्य में प्रमुख क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके अलावे में मिलान करें यानी मैच द फॉलोइंग, इसके अलावे में फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों को भरे। साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी हम आपके लिए ले करके आए हैं। तो आप एक एक पूरा बारीकी से देखें, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आप फेयर में इसको जो है नोट्स के रूप में लिखें। चलिए ध्यान से देखेंगे। पहले आपके सामने हम क्वेश्चन लगा दिए कि रोम साम्राज्य में दास प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती थी, यानी क्यों हुई, आखिर ऐसा रीजंस क्या था कि रोम साम्राज्य में दास प्रजनन की आवश्यकता पड़ गई, ये आपको बताना है। तो दास प्रजनन समझ रहे हैं ना, दास यानी गुलाम, और गुलाम प्रजनन का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए थोड़ा सा हमारा कुछ बात है, आप उसको समझ जाइए। चलिए इधर आपका फोकस ना रहे, इसीलिए हम कटम कुटम कर दे रहे हैं। अब मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे। जैसे ये एक कोई क्षेत्र हो और इस क्षेत्र के राजा ने इस क्षेत्र पर, ये भी एक क्षेत्र है, और यहाँ के राजा ने यहाँ पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तब ये राजा क्या हो गए, ये राजा पराजित हो गए, हार गए, और यहाँ के जो राजा थे वो विजय हो गए, यानी युद्ध को जीत लिए। तो यहाँ पे जो भी लोग जो है एक युद्धबंदियों के तौर पर यहाँ से इनको बंदी बना करके लाया गया और इनको अलग अलग खेतों में तरह तरह के, चूंकि इस क्षेत्र पर भी तो मालिकाना इसी का हो गया, तो या तो इन्हीं के क्षेत्र में या तो अलग भूमि पर इनको क्या किया जाता था कि केवल खाना पीना रहना भोजन ये सब अवेलेबल करा कर करके और इनको खेतों में काम के लिए लगा दिए जाते थे। ये युद्धबंदियां ये आगे चल करके यही जो है वो दास के रूप में बदल गए। तो ये ध्यान से समझेंगे, दास यानी खेती बाड़ी काम करने वाला आदमी है भाई। अब इसको समझना होगा आपको कि ये जब युद्ध हमेशा होते रहते थे, एक क्षेत्र के राजा अलग अलग क्षेत्रों पे हमला करते थे, तो ये दासों की संख्या में कमी नहीं होती, काफी सारे दास आते थे। लेकिन अगर कोई बीच में ऐसा राजा आया, जैसे ऑगस्टस का शासनकाल आप पढ़े होंगे, तो अगस्टस जब आया तो अगस्टस के शासनकाल को शांति के नाम से जानवे करते हैं। उसके शासनकाल को हम लोग इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उसका शासनकाल जो है एकदम शांति प्रिय शासनकाल था, शांति के लिए जाना जाता है। तो उसके शासनकाल में क्या हुआ कि झगड़े फसाद हुए नहीं, लड़ाई झगड़े एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे आक्रमण हुए नहीं। तो इससे लॉस क्या हुआ कि इससे दासों की स्थिति में कमी आने लगी। जो गुलाम होते थे, जो खेतीबाड़ी का काम जो होता है वो संभालते थे, उनकी संख्या में कमी आ गई। एक चिंता का विषय हो गया कि किस तरह से इसके प्रोडक्शन को, यानी जो दास है उनके प्रजनन को बढ़ाया जाए ताकि खेतों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ना कमे। तो इसी वजह से अब आपको शायद आंसर समझ में आ जाएगा। अब देखिए पढ़िए ध्यान से। प्रथम शताब्दी में अगस्टस जो है वो प्रथम शताब्दी में ही आता है। प्रथम शताब्दी में लड़ाई झगड़े कम होने से, ध्यान से सुनेंगे, लड़ाई झगड़े कम होने के कारण शांति स्थापित हो गई। अगस्टस का शासनकाल जाना जाता है शांति के लिए। आगे पढ़ेंगे बात को। इसी के कारण जो है वो दासों की आपूर्ति में क्या आने लगी, तो कमी आ गई, और जिसके लिए अब था चाहिए कि दास की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। तो बताओ अमीरों को अगर ये प्रोडक्शन पे जोर दोगे कि आप औरत मर्दाना मिल करके खूब बच्चे पैदा करिए, तो बताओ अमीरों के बाल बच्चे तो अमीर के कैटेगरी में है, तो एक गुलाम को न धरेंगे कि जो लोग गुलाम है तो गुलाम के बाल बच्चे जो है वो क्या होंगे, आगे गुलाम ही होंगे। तो ये याद रखेंगे कि गुलामों पर गुलामों को प्रोत्साहित किया जाने लगा, यानी गुलाम स्त्री और गुलाम पुरुष को ये प्रोत्साहित किया जाने लगा कि आप दोनों मिल कर करके ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिप्रोडक्शन का काम देखिए, आप खूब बच्चा पैदा करिए, और इनकी संख्या बढ़ेगा तो गुलाम पुरुष गुलाम स्त्री दोनों मिलेंगे तो जो बच्चा होगा वो गुलाम ही होगा, आगे चल के खेत में ही काम किया जाएगा। बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना किस चीज पर आधारित है। खैर ये ध्यान सुनेंगे। अब जब आप पढ़िएगा आंसर तो आपको समझ में आएगा कि गुलामों को प्रोत्साहित किए जाते थे कि आप अधिक से अधिक बच्चे क्या करिए, पैदा करिए, इसके लिए खूब उनके मनोबल को बढ़ाया जाता था। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फेयर में लिखिएगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। मेरी बातों को पूरा खाली गहराई से सुनते जाइए, उसके बाद लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति। रोमन साम्राज्य में साक्षरता की स्थिति यानी रोमन साम्राज्य के बारे में आपको लिखना है कि इस समय साक्षरता की स्थिति क्या थी। तो ध्यान से सुनेंगे।
रोमन साम्राज्य की अगर स्थिति के बारे में बात करें तो साक्षरता जो दर था वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम चलाऊ साक्षरता था। बहुत ज़्यादा लोग कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे उस समय में। पढ़े थे कौन थे? जिसको खास करके कानूनी कागजी इस तरह के काम आते हैं, जैसे कोई अफसर है, कोई उस तरह का काम है, जैसे यहाँ से अनाज है, यहाँ के कोई अधिकारी है, गाँव अलग अलग गाँव से अनाज को कलेक्ट करना हो, बड़े जमींदार टाइप के जो लोग होते हैं, सेनेटर, ये सब, तो वो लोग कुछ कुछ क्या थे कि वो लोग पढ़े लिखे होते थे। सेना उना जो है वो लोग पढ़े होते थे। सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, यानी किसी तरह से, और पढ़े लिखे भी होते थे तो उतना गहराई पूरा बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होता था, बस छोटी मोटी साक्षरता की दरें थी, जिससे काम चलाऊ साक्षरता आपका एनसीईआरटी में लिखता भी है। खैर ध्यान सुनेंगे, रोमन साम्राज्य में निश्चित है कि काम चलाऊ जो है वो साक्षरता की दरें थी। विभिन्न लोगों में अत्यधिक अलग अलग, ध्यान से देखेंगे, पोम्पई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से, आप देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, पोम्पई एक नगर है, और पोम्पई नगर के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें, आप पोम्पई नगर कर करके, पोम्पई पर एक फिल्म भी आई है जिसमें आप लोग देखिएगा कि फिल्म के अंतिम में ज्वालामुखी क्या होता है ना, वो फटता है और तहस नहस कर देती है। वहाँ जब मूवी देखिएगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइंड डेवलप होगा, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं ना तो इमेज उतना बन नहीं पाता है। जब मूवी देखेंगे तो एक एक सिचुएशन, एक एक चीज़ों का जब इमेज बनना शुरू होता है ना, तो कुछ कुछ बात ऐसे स्कैन कर लेता है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, कि उसको उस चित्र के साथ जो है वो कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको याद कर लेता है। तो मूवी देखना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पढ़ने में, समझने में बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। खैर अब ध्यान सुनेंगे, 79 ईस्वी में एक उल्लेख मिला है, यहाँ क्या था, पोम्पई नगर एक नगर के चर्चा है जो रोम साम्राज्य के ही अंतर्गत आते थे, तो रोम से नीचे की ओर लगता है इटली में ही पड़ता था। तो पोम्पई नगर में एक ज्वालामुखी फटा है, और याद रखेंगे फटने से कई जो दीवारें हैं, खंबे हैं, वो गिर गए हैं, वो नीचे दफन हो गए हैं। और उसी पे ध्यान सुनेंगे, एक प्रमाण के रूप में ये हमको तथ्य प्राप्त होता है पोम्पई नगर से कि एक दीवार है, और उस पे दीवार पे क्या किए गए, पोम्पई नगर के दीवारों की जो प्रमुख गलियां हैं, उस गलियों में जो दीवार होते थे ना, उन दीवारों पे प्रमुख सुंदर सुंदर चित्रकारियां जो है वो चित्र बनाए गए हैं, और उस पे तरह तरह के बातों को लिखे गए हैं, यानी अंकित विज्ञापन, और समस्त शहर में भीति चित्रण, यानी जो पूरे शहर थे उस शहरों में जो दीवार होते थे, दीवारों पे, जिसको भीति उसी को कहते हैं, दीवार को ही भीति कहते हैं, ठीक है, इसी पे चित्र बनाए गए थे, इसी को भीति चित्रण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, इसी को क्या कहते हैं, भीति चित्रण कहते हैं। और इससे ये पता चलता है कि इस समय में साक्षरता था, लिखने का भी काम होता था, और चित्र बना करके के कुछ चीज़ों को समझाया जाता था। तो यहाँ से पता चलता है कि थोड़ा बहुत जो था वो साक्षरता की दरें भी थी। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे बात को, ठीक मिस्र में आज भी सैकड़ों ऐसे पैपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। यानी कहते हैं कि जो आप लोग पढ़े हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी पूरा तो हम बना नहीं सकता है यहाँ पे, लेकिन ये मान लीजिए कि ये अफ्रीका द्वीप है, महाद्वीप है, आप मोटा मोटी जान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप के इधर देखिएगा कॉर्नर पे, यानी उत्तर में, नॉर्थ एकदम इधर देखेंगे तो ये हमारा ईस्ट है, तो इधर एक कंट्री मिलेगा मिस्र, इसको इजिप्ट कहते हैं। और ये मिस्र में ही पैपायरस के पत्ते होते थे, किस पैपायरस के पौधे किस नदी के किनारे, तो नील नदी के किनारे, नील नदी मिस्र में ही है, ठीक है। तो मिस्र में नील नदी के किनारे पैपायरस के पौधे होते थे, और उसी के पत्ते होते थे, उस पर लिखे जाते थे। चूंकि काम चलाऊ साक्षरता था, अगर कोई अपना जमीन किसी से बेचा तो खरीद बिक्री के दौरान एग्रीमेंट होते हैं, तो पेपर बनता है ना। अब पेपर जो बनता था वो सब जो है दस्तावेज के रूप में आते हैं, वही सारा चीज जो है वो संविदा पत्र कहलाता था। किसके यहाँ कितना अनाज बाकी है, कौन जमीनें को बेचे हैं, क्या है, सम्राट का कानून क्या आया है, सारे चीज जो है उस तरह का लिखित रूप में प्राप्त है, इसको संविदा पत्र कहते हैं, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है भैया, एक मिनट मिटा ले थोड़ा सा, चलिए, तो ये याद रखेंगे। अब आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से दीवालों पर जो है वो अंकित विज्ञापन होते थे, जिसमें चित्र भी बनाए जाते थे दीवालों पे, और इससे पता चलता है कि हाँ कुछ लिखे पढ़े जाते थे। और साबूत के तौर पे पैपायरस के जो पत्ते हैं उस पर भी कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चलता है कि रोम साम्राज्य में जो है वो साक्षरता थी। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि रोम साम्राज्य की जो साक्षरता थी वो केवल और केवल काम चलाऊ थी,
ठीक है, विशेष कोई जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती। तो ये जो थी जिससे पता चलता है कि भाई रोम साम्राज्य भी लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मत पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। केवल सेना लोग पढ़ेंगे, केवल जो उस तरह के संविदा पत्र में काम करने वाले, जैसे आज के सेठ साहूकार लोग कैसे होते हैं, पैसे लगाते हैं, ये पैसे रिसीव करते हैं, तो चलिए एक दस्तावेज होना चाहिए, वैसे उस समय भी लोग करते थे। वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे जो हल्का फुल्का लिखना पढ़ना जाने। खैर, अगला प्रश्न है आपके सामने, सेंट ऑगस्टिन के विषय में संक्षेप में लिखिए। सेंट ऑगस्टिन के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं के लिखे हुए बातों से, इनके बारे में, इन्हीं के द्वारा लिखे हुई बातों से रोम साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का भी पता चलता है। और इन्होंने 398 के कानून आप लोग पढ़े होंगे, हम नोट्स बना करके पढ़ाए थे उस समय में। 398 के जो कानून था, ये दागने का प्रथा, हुलिया दागने की जो प्रथा होती थी, उसका वर्णन भी सेंट ऑगस्टिन ने किए हैं। अब इन्हीं के बारे में कह रहा है कि इनके बारे में आपको संक्षेप में लिखिए कि कौन है भाई सेंट ऑगस्टिन। तो सबसे पहले आपको बताते चले, सेंट ऑगस्टिन टाइम पीरियड यहाँ लिखे हैं 354, ठीक है, 354 से लेकर के 430 ईस्वी। क्लियर। अब ध्यान सुनेंगे, ये उत्तरी अफ्रीका के रहने वाले थे। जिस तरह से अब मान लेते हैं, अभी हम बताएं आपको कि ये मान लिए कि ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका ये बन नहीं पा रहा है, तो नीचे में दक्षिण अफ्रीका है, ऊपर वाला जो ये भाग है वो रोम साम्राज्य में लगता था, सहारा के इधर का क्षेत्र अफ्रीका में। और ये उत्तर अफ्रीका में बात कर ले तो उत्तरी अफ्रीका के ये एक निवासी थे। किस नगर के निवासी थे ये भी याद रखना है, हिप्पो नगर। कौन सा नगर? हिप्पो नगर। तो सेंट ऑगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर का एक बिशप थे। अब यहाँ समझने वाला बात यह है कि ये भैया बिशप क्या होता है, बिशप क्या होता है। जैसे देखिए, सनातन धर्मों की बात कर ले तो सबसे उच्च कैटेगरीज में जो आते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे ऊपर में आते हैं ब्राह्मण आते हैं, ठीक है ना। सबसे ऊपर में कौन आते हैं? ब्राह्मण। उसके नीचे में कौन आते हैं? क्षत्रिय आते हैं। और उसके नीचे में कौन आते हैं? तो वैश्य आते हैं। और सबसे नीचे में कौन आते हैं? तो शूद्र आते हैं। और सबसे बढ़िया स्थिति किनकी होती है? ब्राह्मण की। जिस तरह से ब्राह्मणों का जो होता है वो हम लोग कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा समाज में इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, ठीक उसी तरह से रोम साम्राज्य में आप समझिए कि बिशप होते हैं। यानी अगर ये ईसाई हैं तो चर्च में, याद रखेंगे, याद रखना है आपको ये कि चर्च में इनकी स्थिति जो है वो काफी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये बिशप परिवार से, ये याद रखना है, यानी धार्मिक समुदाय से ही संबंधित है। सेंट ऑगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर का एक क्या है? बिशप है, ये याद रखेंगे। 396 से लिखाते हैं, 396 से चर्च के बौद्धिक इतिहास में उसका उच्चतम स्थान स्वीकार किया जाता है। याद रखेंगे, बिशप लोग ईसाई समुदाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। बिशप लोग में ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति ये क्या थे? माने जाते हैं और हमेशा अत्यधिक शक्तिशाली होते थे। कौन होते थे? बिशप लोग शक्तिशाली होते थे, ये कहा गया है। और विश्व में इनका स्थान जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब महिलाओं की स्थिति पर हम लोग प्रकाश डालेंगे रोम साम्राज्य में तब आपको वहाँ पता चलेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए कुछ चीज़ों को कराएंगे, हो सकता है आज लॉन्ग क्वेश्चन आपको ना भी कराएं। अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक कमेंट शेयर वगैरह करिएगा, आप जुड़िएगा हमसे, तो फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी लेकर देखें। खैर, आपके हम कोशिश करेंगे कि अच्छे खासे प्रश्न जो है हम यहाँ सॉल्व कराते चले। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स की ओर आए, तो फिल इन द ब्लैंक्स की ओर आते हैं, ध्यान सुनेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा बात को। इटली में कैम्पेनिया, याद रखेंगे, इटली में क्या है? कैम्पेनिया। इसके अलावा सिसिली, फिर क्या है? मिस्र में फियूम और दक्षिणी गोल, ये सब ऐसे जगह थे, याद रखेंगे, कि जहाँ रोम साम्राज्य में ये जगह उर्वरता के लिए एकदम प्रचुर मात्रा में यहाँ उर्वरता शक्ति पाई जाती थी और फसलों का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा होता था। हम वहाँ नोट्स में पढ़ाए थे आपको कि कहाँ से गेहूं का प्रोडक्शन होता था, कहाँ से क्या क्या चीज़ें उत्पादन होकर के कहाँ कहाँ जाती थी। नहीं देखें तो आप लोग हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके बनाए हुए हैं, सर्च मार के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, 11th हिस्ट्री में जाइए, वहाँ आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। खैर, मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था क्योंकि दास का व्यापक महंगा प्रयोग पड़ता था। वहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे कि दास जो था ना, दास श्रम, वो थोड़ा महंगा पड़ता था, कॉस्टली पड़ता था, याद रखेंगे। इसीलिए दास श्रमिकों का व्यापक महंगा प्रयोग होता था। इसीलिए कौन सा श्रमिक यूज किया जाता था? तो मुक्त श्रमिक को हम लोग व्यापक बढ़ावा दिए थे। मुक्त श्रमिक क्या होते थे? वहाँ चर्चा किए थे कि बस ये आएंगे, अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे, आपके यहाँ रहे सहेंगे,
नहीं। जबकि अगर दास श्रमिक के बारे में बात करें तो ये वो श्रमिक होते हैं कि जो आपके यहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, समझ रहे बात ना, इनको कपड़ा लत्ता, भोजन पानी, अगर बीमार पड़ गए तो दिखाने के लिए सारा चीज़ आपको ही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा महंगा होते थे। अगर ये बुजुर्ग हो गए तो इनको रहने सहने के लिए आप ही दीजिए और ये ज़्यादा आप इनसे काम ले नहीं पाइएगा। और ये में क्या है कि अगर कोई आदमी बूढ़ा हो गया, चलिए उसको काम से हटा दीजिए, नया यंगस्टर को बहाल कर लीजिए, खूब काम करवाइए, सांझ के दिहाड़ी दीजिए, ओकर बाद ओकर कुर्ता फट गया कि पैजामा सिलाना है, वो अपना समझे वो दिहाड़ी में से करेगा, आपके ऊपर में लाइबिलिटीज नहीं है। तो दास श्रम वाला में लाइबिलिटीज आपको लेना पड़ेगा, मुक्त श्रम का कोई लाइबिलिटीज आपको नहीं लेना पड़ेगा, केवल इसको काम कराइए, मजदूरी दीजिए, सांझ के चलते बनेगा। खैर आगे है 398 के, ये कानून ध्यान रखेंगे, 398 के एक कानून के अनुसार कामगारों को दागा जाता था, ये भी हम आपको पढ़ाए थे, ताकि यदि वो भागने और छिपने का प्रयास करें तो उनको आसानी से पहचान किया जा सके, यानी पहचाना जा सके। खैर इसमें भी हम लोग आपको पढ़ाए हैं। तो ये आपका था फिल इन द ब्लैंक्स। और आगे देखेंगे एक दो क्वेश्चन, अब मैच द फॉलोइंग है, इसको भी देखेंगे। ऑक्टेवियन है तो ये याद रखें, ऑक्टेवियन कौन था, तो ऑक्टेवियन अगस्टस का ही नाम है, ठीक है। ऑक्टेवियन किसका नाम है, तो अगस्टस का ही नाम था, ठीक है। पहले ऑक्टेवियन के नाम से जाना जाता था, बाद में यही अगस्टस बना। आगे रोम की सेना, क्या रोम की सेना, तो याद रखेंगे वेतन भोगी होती थी, ये भी आप लोग को पढ़ाए हैं कि बार बार रोम की सेना जो है वो सम्राट के आगे अपने वेतन को बढ़ाने को लेकर के कहते थे। सेनेटर लोग इससे डरते थे, जब भी सेना बार बार जो है कि वेतन बढ़ाइए, ये करिए, वो करिए, सुख सुविधा का मांग जो है हमेशा करते रहता था, इसीलिए रोमन सेना को वेतन भोगी सेना कहा जाता है, ठीक है। आगे टाइबेरियस की बात कर ले तो इसका शासन काल जो है टाइबेरियस का 14 से लेकर करके और 37 ईस्वी तक माना जाता है, याद रखेंगे 14 से लेकर के 37 ईस्वी। आगे दूसरी शताब्दी की बात कर ले तो ये यहाँ पे कट गया, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो दंडनायक कौन थे, तो शहरी केंद्र का अधिकारी। दंडनायक कौन है, शहरी केंद्रों का क्या है, अधिकारी, उसको कहते हैं दंडनायक, ठीक है। यहाँ एक छूट गया, अजाना यहाँ पर मिला लीजिएगा, ये एक शासक है, रूलर है रोम साम्राज्य के, जो 113 से लेकर के 117 ईस्वी तक शासन किए, ठीक है। चलिए दूसरी शताब्दी के बारे में बात कर ले तो जो रोम साम्राज्य था ये अपने चरम उत्कर्ष पर आ गया था, काफी ज्यादा यहाँ डेवलपमेंट रोम साम्राज्य में हुआ था। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही। अब लॉन्ग क्वेश्चन हम लाए तो थे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अगर थोड़ा अच्छा लगा होगा या आपको फायदा हुआ होगा कुछ भी, तो आप थोड़ा सा एक कमेंट करिए, तो हम आपके लिए आगे भी वीडियो जो है कि बनाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए पूरा देखने